गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल पर बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, अंश बटे हर के फॉर्म में हो, और नीचे हर वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो फैक्टर हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो फैक्टर्स में जब होगा तो उसमें कोई स्टैंडर्ड रूल तो लग नहीं पाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर फैक्टर होगा तो उसमें एक काम हो सकता है, अगर उसमें टी मान के अगर किसी चीज़ का डिफरेंशियल दे रखा है तो बेसिकली हो सकता है। अगर तब भी ना हो तब आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब फैक्टर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, तोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए होता क्या है, नीचे डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है वो फैक्टर्स के रूप में होता है, यानी एक्स माइनस ए हो या एक्स प्लस ए हो, एक्स माइनस बी हो या एक्स प्लस बी हो, सिंगल लीनियर हो, ठीक है, डिग्री 1 का हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उसे ए बटे या बी बटे लिख लेंगे, कैपिटल ए या कैपिटल बी बटे, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे, बीच में सम आ जाएगा प्लस, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे अलग अलग, ठीक है। हाँ, अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर हो, यानी 2 पावर हो, सेकंड डिग्री हो, तो उसमें क्या होगा, ए बटे 1 पावर, बी बटे 2 पावर, तो उसको पावर वाइज 1 से लेकर डिवाइड करते चले जाएंगे लास्ट पावर तक, ठीक है। जैसे एक्स माइनस ए का क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, देखिए क्यूब है, तो ए बटे, दूसरा बी बटे, तीसरा सी बटे, इस तरह से 1 से लेकर आखिरी जो पावर है हाईएस्ट वहाँ तक जाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसमें क्या होता है, फैक्टर नहीं हो पाते, तो उसमें सीधाचार्य नहीं लगाते, उसमें फिर हम ऐसे ही उसे यूज़ कर लेते, तो उसमें होता है ए एक्स प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर, वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 3/x² - 4x + 1 dx। अब देखिए नीचे फैक्टर है, x² - 4 को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a² - b² के फॉर्मूले से, x-2 x+2, ठीक है, a² - b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, इस फॉर्मूले से डिस्ट्रीब्यूट कर ली। तो नीचे जो फैक्टर्स हो गए वो 3 हो गए, x-2 x+2 x+1। तो अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो यहाँ जो हमें करना है बेसिकली इसका इंटीग्रेशन, मगर इसका इंटीग्रेशन हम बाद में लेंगे, तो इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देंगे। हम पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग इंटीग्रेशन ना पार्ट बाकी सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा फैक्टर होगा 3/3 तो देखिए तीनों अलग अलग हैं, x-2 x-2 + 2 x+1, ठीक है। तो x-2 यानी ए बटे, एक हो गया ए बटे, एक हो गया बी बटे, और एक हो गया सी बटा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिया हमने एलसीएम, एलसीएम लिया तो ए x+2 x+1 बी x-2 x+1 सी x-2 x+2, ठीक है। इधर भी एलसीएम है तो इधर वाला फैक्टर इधर वाले से कट गया, ठीक है। अब जो बचा वो लिख लिया, 3 बराबर ए x+2 x+1 प्लस बी x-2 x+1 प्लस सी x-2 x+2। अब देखिए अब हर किसी को देखिए ए के साथ जो है उससे क्या रखने से वो पर्टिकुलर ज़ीरो हो रहा है। तो देखो x+2 है तो -2 रखूँगा तो ए ज़ीरो हो जाएगा, -1 रखूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए बी कब ज़ीरो होगा, जब 2 रखूँगा या -1 रखूँगा, सी कब जीरो होगा, जब 2 रखूँगा या -2 रखूँगा, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर वो ज़ीरो वो वैल्यू रखनी जिससे ज़ीरो बने। देखो मैंने x बराबर -2 रखा क्योंकि ए ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए रखा एक्स का मान दोनों तरफ जाएगा, अगर LHS में भी एक्स का कोई पार्ट है तो लेफ्ट में भी रखा जाएगा और राइट में भी रखा जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने 3 है, इधर तो एक्स का कोई पार्ट है ही नहीं, तो रखा, तो ए का पद टर्म जीरो हो गया, बी का टर्म जीरो नहीं हुआ तो सी का भी जीरो हो गया, ठीक है। यानी ए और सी जीरो हो गया, तो इससे ये हुआ कि हमारा वैल्यू बी की निकल गई, 2 टर्म जीरो हो गया, तीसरा निकल गया, बी = 3/4। अब दूसरी वैल्यू क्या थी, एक्स बराबर -1 रख रहे थे, एक्स बराबर -1 रख रहे थे तो मैंने एक्स बराबर -1 रख दिया इसमें फर्दर। तो देखो एक्स बराबर -1 रखा तो ए ज़ीरो बी ज़ीरो, तो उससे क्या निकल गया आपके सी का मान, तो सी का मान आ गया -1, सी का मान -1, ठीक है।
अब देखिए, अब मैं x बराबर 2 रखूँ या -2 रखूँ, तीसरा मान नहीं निकल सकता। तो उस केस में मैंने क्या करा है, कोफिशिएंटों फैक्टर्स की अंदर गुणा कर दी। देखो ये है ना, तो इस दो फैक्टर की गुणा करी, इसकी गुणा करी और इसकी गुणा करी, ठीक है। और इसमें करने से ये हुआ a² + 3x + 2 b(x² - x - 2 c(x² - 4), ठीक है। अब देखो मैंने कोफिशिएंट इक्वेट करे हैं, ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट का कोफिशिएंट है। इससे बनी 3 इक्वेशन, a + b + c = 0, क्योंकि अब देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट लेफ्ट एंड राइट, इधर x² का टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। तो x² का कोफिशिएंट था ये, तो ये भी 0 के बराबर है। ये x का कोफिशिएंट था, ये भी 0 के बराबर। और तीसरा कोफिशिएंट, तीसरी इक्वेशन थी, मगर उसकी अभी हमें ज़रूरत, मैंने लिखी क्यों नहीं, वो 3 के बराबर होगी। तो बेसिकली मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मेरे पास यहाँ a का मान है, वो a का मान नहीं है, a का निकालना है, तो b का है और c का है। तो मैंने पहली इक्वेशन में b और c के मान रख दिए, b और c के मान रखने से मुझे a का मान निकल गया। मुझे बेसिकली a b c तीनों के मान चाहिए थे। अब देखो इस इक्वेशन में, इस वाली में पहली जो इक्वेशन 1 दिया, इसमें a b c के मान रख दूंगा। देखिए अब देखिए, ये देखिए a b c के मान मैंने रख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसे इंटीग्रेशन से शुरू, देखो ये यहाँ छोड़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लिए, ए बी सी के मान रख दिए। अब देखिए नाउ इंटीग्रेटिंग, इससे इंटीग्रेशन, तो सबका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। और आपको पता ही है सबका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/(x - 2) log x - 2, 1/(x + 2) log x + 2, 1/(1 + x) log 1 + x, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16/(x - 2) x + 2। देखो होल स्क्वायर है, तो देखो a/(x - 2) अलग, b/(x + 2), c/(x + 2) का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है पहले, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन से एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, ठीक है। इधर भी एलसीएम, इधर ये कट गए, ठीक है। जो बचा वो लिख दिया, तो 16 बराबर 16 बराबर a(x + 2), b(x - 4) c(x - 2)। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ -2 रखेंगे तो 0, और -2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो -2 यहाँ भी रखेंगे तो ये भी 0, -2 यहाँ रखेंगे तो c का मान आ सकता है, ठीक है। मगर उसके अलावा हम कुछ भी वैल्यू रखें आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। जब इस तरह की पोर्शन आ जाए, या आप यहाँ 2 भी रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो भी है तो, मगर इस, अगर हम वैल्यू रख के इसे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें 2 वेरिएबल्स के मान आएंगे ओनली, तीसरे का मान नहीं आएगा। हमें तब भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाई थी। इसलिए हम इसको करते ही क्वेश्चन को हम इक्वेशन बना करेंगे। देखिए ध्यान से, ये इसका होल स्क्वायर खोल दिया x + 2 का, ठीक है। b(x² - 4) c(x - 2), देखिए अंदर गुणा कर दी सबकी, या कंपेयर कर दी कोफिशिएंट। तो देखो x² a के साथ है, b के साथ है, तो a + b x², ठीक है। अब देखिए x 4ax, देखो 4x यानी 4a, तो 4a यहाँ आ गया, b में x है ही नहीं, c में cx, तो b 4a + c x का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर कांस्टेंट वाला, तो देखो 4 है, ये 4a -4b -2c, 4a -4b -2c, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। कंपेयर करा तो a + b = 0, 4a + c = 0, और 4a -4b -2c = 16, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्वेश्चन 2 को 2 से गुणा करी, ठीक है, और इसे घटा दिया, तो मेरे सी के टर्म्स कट गए, सी के टर्म्स कट गए, तो ये ए और बी की क्वेश्चन आ गई। अब ए और बी की क्वेश्चन हमारी पहले वाली थी, ठीक है, ए और बी की क्वेश्चन हमारी पहले वाली थी। तो ये हमारा टर्म कट कटा के इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन सॉल्व हुई, तो इससे ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान आ जाएगा, और यहाँ रखने के बाद यहाँ रख दिया ए का, बी का, सी का। अब बस आपको इंटीग्रेशन करना है, क्या था इसका, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है।
अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो सीधा हो गया, इसका भी सीधा हो गया, इसमें x+2 को t मान लिया, ठीक है, टी एक्स टी टी हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करके t⁻², ठीक है, और ये t⁻⁻1/1, ठीक है, और t का मान वापस x में रख दिया और आंसर आ गया, ठीक है।